क्या आपको पैसे को लेकर कोई परेशानी है? क्या आपको लगता है कि आपके पैसे पता नहीं कैसे गायब हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको अपने पैसों को लेकर और ज्यादा संभल कर रहना चाहिए? अगर हाँ, तो यह बुक समरी आपको बहुत काम आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेट्स टॉक मनी की बुक समरी। हु हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, नाउ मेक इट वर्क फॉर यू। चलिए समझते हैं इक्विटी, एसेट एंड इन्वेस्टमेंट को। अगर आप भी औरों की तरह है तो यह शब्द सुनकर आपका भी सिर दर्द करने लगेगा। यह आपको पूरी तरह से बेकार लगता होगा और आप उनके बारे में सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बदकिस्मती से आप इन शब्दों से बच नहीं सकते हैं, ना ही आप अपने फाइनेंशियल मुश्किलों से बच सकते हैं। समय आ गया है कि आप आगे बढ़कर फाइनेंस के बारे में पढ़ें और सीखें। पैसा तभी डरावना हो सकता है जब आप उसे डरावना समझें। इस समरी में आप सिंपल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अपने पैसों का हिसाब रखना कितना आसान है और आप ऊपर कहे गए 4 शब्दों का मतलब भी आसानी से समझ पाएंगे। पैसों के बारे में बात करना या सोचना मुश्किल हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। द मनी ऑर्डर। क्या कभी ऐसा भी समय रहा है जब आप अपने पैसे के बारे में चिंता नहीं कर रहे थे? जब आप काम पर जा रहे थे, आप बिल्स पे करने के बारे में सोचते हैं। बस में जब ड्राइवर आपको बताता है कि बस का किराया बढ़ गया है, तब आप चिंता करते हैं। आपको कैफे में एक पेस्ट्री खरीदने में भी बुरा लगता है कि आप इस पैसे को बाद के लिए बचा सकते हैं। हालांकि आपको अच्छी पेस्ट्री खाए हुए बहुत समय हो गया। आपको पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम कभी खत्म होती नहीं दिखती। लेकिन इस सब परेशानियों का सॉल्यूशन है। कोई भी अपने फाइनेंशियल मैटर खुद हैंडल कर सकता है। इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक पैसे के बक्से की तरह देखिए। अगर आपको आसान लगे तो आप इसे पिगी बैंक की तरह भी देख सकते हैं। आप उस मनी बैंक को अपनी कमाई से भर देते हैं और आप रेंट, रोज के खर्चों और इमरजेंसी जैसे खर्चों के लिए उस बॉक्स में पैसे निकालते हैं। अगर महीने के आखिरी में उस बॉक्स में कुछ पैसे बच जाते हैं, वह बचे हुए पैसे आपके बच्चों के खर्चे या आपके रिटायरमेंट प्लान में जा सकते हैं। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि मनी बॉक्स में बचे हुए पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। वह तुरंत स्टॉक्स खरीदने के बारे में सोचते हैं या अपने पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। आप सोच सकते हैं, क्या बचे हुए पैसे इस्तेमाल करने का यही सबसे अच्छा तरीका है? हाँ, यह सही तरीका है, लेकिन यह आपका सबसे पहला कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे बचे हुए हैं तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उस बचे हुए पैसे को मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी चले जाने के बाद या फिर किसी इमरजेंसी के लिए संभाल कर रखने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए आपका पहला कंसर्न यही होना चाहिए। जैसे अनएक्सपेक्टेड समय के लिए आप कुछ पैसे अलग से रखें, खासतौर पर उस समय के लिए जब आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ सकती है। चलिए, मनी ऑर्डर को समझने के बाद अब समझते हैं डोंट स्ट्रेस दैट कैश। इस बुक की जो ऑथर है मोनिका, वह अपने दोस्त अनु से बिल्कुल अपोजिट है। जहां मोनिका हर चीज प्लान करके एक मेथड के साथ करती है, वही अनु किसी चीज को प्लान नहीं करती और तुरंत डिसीजन ले लेती है। अनु एक केयरफ्री सिंगल पेरेंट है। वह फ्रीलांस डिजाइनर के तौर पर अपनी कमाई पर जीती है। अनु के पैसों के बारे में बात करना उसे बोरिंग लगता है और उनके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। एक दिन लंच के समय मोनिका को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अनु पहली बार अपने फाइनेंशियल मैटर के बारे में बात करना चाहती थी। वह इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि उन्हें नहीं पता कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। उन्हें यह तो समझ में आ रहा था कि उनका पैसा बैंक में आता है, लेकिन उसके बाद कहाँ और कैसे खर्च होता है यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप भी अनु की तरह हैं? क्या आप भी समझ नहीं पाते कि आपका पैसा कहाँ गायब हो गया? क्या आप हमेशा यह कहते कि आपके पास पैसे सेव करने के जितने पैसे ही नहीं है? अनु की और आपकी प्रॉब्लम यह है, आपके पैसे खर्च करने के तरीके में कोई सिस्टम नहीं है। आपके पास अपने खर्च का हिसाब रखने का सिस्टम नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, उस पर ध्यान दें। यह सुनने में बहुत ही बोरिंग लगता है। अपने खर्च का हिसाब रखना कोई मजेदार काम नहीं है, लेकिन यह आपको जानकर आश्चर्य होगा। हालांकि आप यह सोचते होंगे कि आप खर्चीले नहीं हैं, लेकिन आप सेल या डिस्काउंट का बोर्ड देखते ही तुरंत कोई चीजें खरीद लेते हैं।
आप ग्रोसरी खरीदते समय अपने बजट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जब आपके पास कम पैसे बचते हैं तब आपको आश्चर्य होता है। अनु को अपने खर्चों का लिस्ट बनाना बोरिंग लगता है। ज़्यादातर लोग खर्च का हिसाब रखना बंद कर देते हैं क्योंकि यह उन्हें झंझट सा लगता है। इसलिए मोनिका खर्च का हिसाब रखने के लिए एक आसान और बेहतर तरीका बताती हैं। अपने पैसों को ज़रूरत के हिसाब से कई हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे मोनिका अपने पैसों को 3 हिस्सों में बांटती है, इनकम, स्पेंडिंग और सेविंग। यह सुनने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन इसी का तो मोनिका ने भरोसा दिलाया था। मोनिका जो इस बुक के ऑथर है वो 3 बैंक अकाउंट इस्तेमाल करती है। उन 3 बैंक अकाउंट को उन्होंने अलग अलग नाम दिया है, इनकम अकाउंट, स्पेंड इट एंड इन्वेस्ट इट अकाउंट। नाम में बहुत ताकत होती है। अब मान लीजिए कि आपके लोन में रोज एक मुर्गा दौड़ता है। आप उस मुर्गे को पसंद करने लगते हैं और उसका नाम चीकू द चिकन रख देते हैं। अब सोचिए, क्या आप कभी चीकू को मारकर खा पाएंगे? मोनिका को नहीं लगता था कि आप ऐसा कर पाएंगे। किसी चीज को एक आइडेंटिटी यानी पहचान देने के बाद उसे चोट पहुंचाने में हमें बहुत ही गिल्ट महसूस होता है। इसलिए मोनिका अपना बजट जल्दी से जल्दी बनाती है। जैसे ही उनकी सैलरी उनके इनकम अकाउंट में आती है, वो जरूरत के पैसे अपने स्पेंडेड अकाउंट में डालकर बाकी बचे हुए पैसे इन्वेस्टेड अकाउंट में डाल देती है। आप मोनिका के इस तरीके के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको पता चलेगा कि सैलरी आपका एक इकलौता पैसे का सोर्स नहीं है। आपकी जिंदगी में छोटे छोटे बोनस भी आते रहते हैं, जैसे आपका कोई रिश्तेदार आपको खाने पर बुलाए, जिससे आपका उस समय का खाने का खर्च बच जाता है। आपके कामों में आपको रिफंड या डिस्काउंट मिल जाए, या आपका कोई दोस्त आपके लिए कुछ उधार पैसे लौटा दे। पॉइंट यह है कि कई बार हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे तुरंत खर्चा ना करें, बल्कि अपने इनकम अकाउंट में डाल दें। कोशिश करें जितना हो सके अपने हाथ में कैश ना रखें, क्योंकि आपके हाथ में कैश नहीं होता है तो उसे खर्च करने के चांसेस भी कम होते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग करना शुरू कर दिए, उसमें चीज़ें आसानी से हो जाएगी। मोनिका के अनुसार आपको यह पहले 3 महीने करके देखना चाहिए। जैसे ही आपको सैलरी मिले आप उसे सभी अकाउंट में बांट लें। फिर ध्यान दें कि जो अमाउंट आपने स्पेंडेड अकाउंट में डाला है, क्या वह आपके लिए काफ़ी है या आपको कम लग रहा है। क्या आपके पास इन्वेस्टेड अकाउंट में ज़रूरत के जितना पैसा है? इनमें से कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, अपने इन्वेस्टेड अकाउंट के पैसे अपने स्पेंडेड अकाउंट में मत डालिए। चलिए अब आगे समझते हैं। फाइनली वी आर इन्वेस्टिंग। आपकी तरह मोनिका भी इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। उन्हें यह मुश्किल और डरावना सा लगता था, और साथ ही उन्हें यह भी लगता था कि उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी पैसे नहीं हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, मोनिका के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे थे, सिर्फ अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मैनेज करने की ज़रूरत थी। मोनिका भी आपकी तरह ही स्ट्रगल कर रही थी। उन्हें अपने परिवार को सपोर्ट करना था। मोनिका और उनके पति की कमाई से उनका खर्च मुश्किल से चल रहा था और एक नए घर को चलाना मुश्किल सा हो रहा था। फिर उनकी एक बेटी हुई। हालांकि मोनिका और उनके पति परिवार के नए मेंबर को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल रिस्क भी झेलने पड़े। मोनिका जब भी काम पर जाती तो उन्हें अपने पास उनकी बेटी ना देकर उन्हें रोने लगती। इसलिए मोनिका ने जॉब छोड़ने का फैसला किया। वह अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी को देना चाहती थी। उनके फैमिली और दोस्तों को लगा कि उनका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मोनिका को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। अपने बच्चे पर ध्यान देकर, जिसके लिए उन्हें कभी भी पछतावा नहीं हुआ। यह उनके लिए मुश्किल जरूर था, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे। हालांकि मोनिका इधर उधर के काम से थोड़ा पैसे कमा लेती थी, लेकिन वह कमाई रेगुलर नहीं था। वो दोनों अक्सर बाहर का खाना नहीं खा पाते थे, ना ही छुट्टियों में छुट्टी ले पाते थे। लेकिन मोनिका को यह पता था कि वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया। उस स्ट्रगल के दौरान मोनिका ने कुछ सीखा। मोनिका ने बहुत मेहनत करके पैसे की खोज निकाले। यह सीख आप पर भी लागू होती है। क्यों इतने सारे इन्वेस्ट करने से घबराते हैं? आपको लगता है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लायक पैसे नहीं है, लेकिन यह कारण बकवास है। यह कहना ऐसा है कि आप कह रहे हो कि आप एक्सरसाइज शुरू करने के लिए फिट होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया है, अगर आप ठीक से खोजेंगे तो आपको हमेशा पैसे मिलेंगे, खास तौर पर तब जब आपको पैसे मिलते ही आप उस पर इनकम का लेबल लगा देते हैं।
इन्वेस्ट करने के बारे में थोड़ा समय निकालें। याद रखें, इन्वेस्टर के तौर पर पढ़े ट्रेडर होना एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। सवाल पूछने से डरे नहीं। इन्वेस्टर अक्सर इस बारे में अपने एक्सपर्ट राय शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। मोनिका के अनुसार इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ सवाल है जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में गाइड का काम करेंगे। इसलिए खुद से पूछें, क्या यह इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों के फ्यूचर में मदद कर सकता है? क्या यह इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले 5 सालों में कार खरीदने में मदद कर देता है? मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यह सवाल आपको गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जवाब बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जैसे आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे सिचुएशन मैटर करते हैं। अपने इन्वेस्ट करने के पर्पस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिए, जिससे कि आपका दिमाग जल्दी ही वो मेंटल अकाउंटिंग करना शुरू कर देगा। इन्वेस्ट करने का सबसे समय अभी है। यह बिल्कुल एक्सरसाइज करने की तरह है। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप रिजल्ट देखेंगे। अगर इन्वेस्ट करना आपको भी अभी भी डरावना लगता है तो आप मेंटल अकाउंटिंग का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टेड अकाउंट को 3 हिस्सों में बांट लीजिए। ऑलमोस्ट देयर, इन सम टाइम और फार अवे। ऑलमोस्ट देयर में आप वह इन्वेस्टमेंट रह सकते हैं जिसका इस्तेमाल आप आने वाले 2 से 3 सालों में कर सकते हैं, जैसे कि कार खरीदना या कहीं घूमने जाना। इन सम टाइम्स में आप वो इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं जो आप आने वाले 3 से 7 सालों में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान या बच्चों का फ्यूचर। फार अवे में आप ऐसे खर्चों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका आपको कभी अंदाजा नहीं हो, जैसे कि रिटायरमेंट। हालांकि आपको लग रहा है कि आपको रिटायर होने में काफ़ी समय है, लेकिन धीरे धीरे यही समय, रिटायरमेंट का समय करीब आ जाएगा। यह जानना कि अपना पैसा किस पर खर्च करें आपको पैसे के मामले में समझदार बनाता है। एग्जैक्ट अमाउंट होना ज़रूरी है। अपने खर्चों का एक एस्टिमेट यानी अंदाजा होना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स डी जार्गन इन्वेस्टिंग। एक दिन मोनिका बाल कटवाने के लिए अपने फेवरेट सैलून में गई। उनकी हेयर स्टाइलिस्ट क्लारा ने बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि वह काफ़ी परेशान है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह अपना पैसा सही तरीके से यूज़ नहीं कर रही है। हालांकि वह एक कंफर्टेबल जिंदगी जी रही थी, लेकिन क्लारा को उसे ज़्यादा कुछ चाहिए था, जिस कारण से क्लारा अपने पैसे और ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रही थी। वही परेशानी शायद आपकी भी होगी। फाइनेंस के बारे में बात करना क्लारा को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके अनुसार वह फाइनेंस को समझने के लिए बहुत ही बेवकूफ़ थी। इससे मोनिका को यह समझ आ गई थी कि इसी कारण से मैं बहुत से लोगों में फाइनेंशियल स्किल्स की कमी होती है। आप बस इसे सीखना नहीं चाहते। आप जितने नासमझ होंगे लोग उतना ही आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको नॉलेज के जरिए खुद को ताकतवर बनाना होगा। तो मोनिका इन्वेस्टमेंट से जुड़ी उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता रही है जो आपको जाननी चाहिए। डेबिट, इक्विटी एंड रियल एसेट, ऐसे 3 कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वह हर चीज़ जो आप बोरो करते हैं यानी उधार लेते हैं वो डेब्ट होता है। किसी बिजनेस का मालिक होना और उससे जुड़े रिस्क को उठाना उसे इक्विटी कहते हैं। डेब्ट और इक्विटी को फाइनेंशियल एसेट कहा जाता है। वही रियल एसेट वह चीज़ है जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि सोना या रियल एस्टेट मतलब जमीन और घर। आपके मनी बॉक्स में डेबिट, इक्विटी और रियल एसेट के लिए भी जगह होनी चाहिए। डेब्ट क्या होता है? आपको पहले से ही पता होगा कि आपका घर, कार या क्रेडिट कार्ड लोन पर हो सकता है, लेकिन मोनिका के लिए इसका अलग ही मतलब है। मान लीजिए आप अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक आपके डिपॉजिट को एक उधार के रूप में देगा। आप उन्हें अपना पैसा रखने दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उसे पैसे को खर्च करने के समय को आगे बढ़ा रहे हैं। बैंक आपको ये समझदार काम करने और पैसा खर्च ना करने के लिए अवार्ड के तौर पर इंटरेस्ट देता है। आपके पैसों को लेकर आपको जो बैंक पर भरोसा दिखाया गया है उसके लिए बैंक एहसानमंद होगा। इस तरह ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। सोना एक रियल एसेट है। भारत में बहुत सोना है, जिसका मतलब है भारतीयों के पास काफ़ी सोना है। हर तरह से इन्फ्लेशन का इस पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसका यह मतलब है कि समय के साथ सोना और महंगा होता जाएगा। फिर भी सोना आपको बैंक जितना इंटरेस्ट नहीं देता और आप इसे किसी को उधार नहीं दे सकते हैं। इसके 2 डिसएडवांटेज है। सोने से पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर इसकी कीमत लगातार बढ़ती जाए, मान लीजिए आपने 3 साल पहले सोना खरीदा था,
अब अगर आप उसे आज बेचने जाएं तो सिर्फ आपको 2 से 3% ही रिटर्न रेट मिलेगा। मोनिका अपने रीडर्स को सोना खरीदने की सलाह देती है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, बल्कि रिजनेबल अमाउंट खरीदने की सलाह देती है। वह इस बात पर इन्वेस्टेड अकाउंट का 5 से 10% ज़्यादा खर्च करना सही नहीं मानती। रियल एस्टेट भी एक तरह का रियल एसेट है। बहुत से लोग इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से अमीर हुए हैं, लेकिन अगर आपने इसे समझदारी से नहीं किया तो आप अपना सारा पैसा गवा देंगे। मोनिका के एक दोस्त जिनके साथ ऐसा हो चुका था। चलिए आगे समझते हैं पुटिंग इट ऑल टुगेदर। एक बुफेट में हर इंसान अपने प्लेट में वही खाना लेता है जो उसे खाना पसंद है। शायद एक 15 साल की लड़की को फ्राइड खाना ज़्यादा पसंद है, ऑयली खाना, तेल जैसे फ्राइड चिकन, किसी तरह की मिठाई। लेकिन उसकी माँ जो अभी 40 की होने वाले, उनके हेल्दी खाना खाने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे कि सैलड खाने की पसंद की तरह हमारे खर्चे भी अलग होते हैं। अगर आप पैसे के मामले में सावधान रहना चाहते हैं तो आपको कोई चीज़ इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि आप खरीद सकते हैं। आपको मनी बॉक्स याद है ना? आप जो भी चीज़ें खरीदें आपके मनी बॉक्स में ज़रूरत होना चाहिए। यूँ कहिए कि आपको वही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जो खरीदने के लायक हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वह प्रोडक्ट खरीदने के लायक है या नहीं? इसके लिए खरीदने के पहले आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, उसकी कॉस्ट यानी कीमत। किसी भी चीज़ से को खरीदने से पहले उसकी कॉस्ट देखना आम बात है। कॉस्ट 3 तरह की होती है। इसमें से है प्रोडक्ट की कॉस्ट, जैसे कि बस की टिकट। दूसरा, ऑन गोइंग कॉस्ट। इसमें आपको कोई प्रोडक्ट अपने पास रखने के लिए बार बार पे करना पड़ता है, जैसे कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट करना। तीसरा है एग्जिट लोड, या वह पैसा है जो आपको तय समय से पहले बाहर निकलने के लिए देना पड़े। जैसे कि मान लीजिए आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन कुछ कारणों से आपको बीच में ही वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़े, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने होंगे। इसी के साथ यह समरी यहीं पे खत्म होती है। आपने सीखा कि पैसे बचाना कितना आसान है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।